हाँ जी, पार्टनरशिप किसे कहते हैं बच्चों? पहले तो मेरी बात छोड़ो, आप लोगों को मालूम होगा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। कौन बच्चा मुझे बताएगा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? कोई अलग बात नहीं है, बुक में मत घुसो, नॉर्मल जो आप समझते हो वो बोलो। क्या बोलोगे? पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों? कुछ लोग मिलकर के काम शुरू करते हैं, कुछ पर्सन्स मिलकर के साथ में आते हैं। किस लिए आते हैं? एक बिजनेस करने के लिए आते हैं। और बच्चों बिजनेस किस लिए करते हैं पार्टनर्स? बताओ। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए करते हैं। बात क्लियर है? तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? कुछ सर, टू हाँ जी बोलिए। अर्न प्रॉफिट। हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस करते हैं। किस लिए बिजनेस करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और ये जो पार्टनर्स का यहाँ पर रिलेशन होता है वो बच्चों म्यूचुअल रिलेशन होता है। यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है। प्रिंसिपल वो जो दूसरे से काम करवाता है, एजेंट वो जो दूसरे के बिहाफ में काम करता है। तो पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होगा, मतलब उससे काम करवाएगा भी, और साथ के साथ एजेंट भी होगा, मतलब दूसरे के लिए काम करेगा भी। ठीक, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। तो फीचर्स हम पहले पार्टनरशिप का देखेंगे, उसके बाद में बच्चों डेफिनेशन पर जाएंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है? क्या एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है? नो, सिंगल पर्सन कैन नेवर डू द पार्टनरशिप। सो मिनिमम 2 और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हमें चाहिए पार्टनरशिप के लिए। दूसरी बात, एक एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स यहां पर आपस में। एग्रीमेंट किस लिए करते हैं भाई? काम कैसे करना है, प्रॉफिट को कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या बिजनेस करना है, कौन क्या पार्टनर के क्या राइट होंगे, किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज होंगी। पार्टनरशिप किस लिए किया जाता है? एक बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है और प्रॉफिट मोटिव के साथ किया जाता है। पार्टनरशिप के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है। पार्टनरशिप में क्या है? हर पार्टनर का रिलेशन कैसा होता है? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी होगा, साथ में एजेंट भी होगा। और यहां पर एक बात और समझिएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल। सभी काम करेंगे मिलकर के पार्टनरशिप में, और या कोई भी काम करे, एनी ऑफ देम। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब काम सभी के लिए होगा। बात क्लियर बच्चों? ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में 10 पार्टनर हैं तो 10 के 10 काम करेंगे, नहीं, हो सकता है 9 भी कर सकते हैं, हो सकता है 10 के 10 करें। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी कैरीड बाय ऑन बाय ऑल, सभी काम करेंगे या कोई भी काम करे, परंतु एक्टिंग फॉर ऑल काम सभी के लिए होता है। बच्चों पहले तो ये बताओ मुझे, फीचर्स क्लियर है पार्टनरशिप के? यस। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात और मैं फिर से आपको बता दूं कि आपने जब पार्टनरशिप यहाँ पर पढ़नी है तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी, ये सोच करके चलो कि 4 साल बाद या 5 साल बाद आपको खुद पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या क्या सीख रहे हो आप। पार्टनरशिप का मतलब क्या? डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की? यहां पर डेफिनेशन दी गई है बच्चों कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? बिटवीन द पर्संस, लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जो आपस में एग्रीड होते हैं। ठीक है, किस लिए एग्रीमेंट करते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। कौन से प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं। बिजनेस कौन सा? विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसमें सभी काम कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम या कोई भी एक काम करेगा। एक्टिंग फॉर ऑल काम सभी के लिए होगा। तो डेफिनेशन बच्चों ये नोट करो जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहला हमारा फीचर था 2 और मोर पार्टनरशिप, यही था ना, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर कितना है पार्टनर्स का एक बिजनेस के अंदर? पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो बच्चों कंपनीज एक्ट ने बताया है कि मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म में हो सकती है 100, लेकिन बाद में उसको कंपनीज रूल 2005 ने अमेंड किया और बताया नहीं, अभी सिर्फ इसको रेस्ट्रिक्टेड रखो 50 तक। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? मिनिमम नंबर इज 2 पार्टनर्स का एक फर्म में, और मैक्सिमम नंबर आपको क्या बताना है? 50। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, अच्छा यहां पर एक बात और बताने भूल गए, हु कैन नॉट बी द पार्टनर।
कौन पार्टनर नहीं हो सकता? तो बच्चों यहां पर आप लिखो अपने पास में, 3 लोगों में से वो हम अपना पार्टनर नहीं बना सकते। सबसे पहला कौन? माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर। माइनर को हम बाद में पढ़ेंगे कि माइनर कैन बी द पार्टनर बट ओनली फॉर बेनिफिट्स, वो प्रॉपर पार्टनर नहीं होता है, तो माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड सर माइंड। माइनर मतलब? माइनर मतलब अ पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। आप 18 साल के हो गए? बोलो बेटा, अभी नहीं हुए तो आप पार्टनर नहीं बन No, सकते। ठीक है, पार्टनरशिप करनी है तो आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर। अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी द पार्टनर। वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है वो भी पार्टनर नहीं हो सकता अनसाउंड माइंड। अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, जिस किसी सर सेकंड व्यक्ति वाला को। बता दो एक बार। सेकंड है अनसाउंड माइंड बेटा। पागल व्यक्ति को पार्टनरशिप में रखोगे अपने साथ, जो काम ठीक से नहीं कर सकता, जिसका दिमाग नहीं चलता, बताओ। तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, जिस पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। जैसे इंडिया के अंदर इस समय आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर विजय माल्या या नीरव मोदी, इनको क्या है, गवर्नमेंट ही ढूंढ रही है, पकड़ के लाओ जहां भी मिल जाए, और पहले तो जेल में डालेंगे, बाकी आगे कुछ बात करेंगे। तो इनको क्या कहेंगे? पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कहेंगे, तो दे कैन नॉट बी द पार्टनर। तो इस पार्ट में हमने सीखी 2 बातें, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 50, और हु कैन नॉट बी द पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर, person of unsound mind cannot be the partner, person who is disqualified by law cannot be the partner। उसके बाद नेक्स्ट फीचर था हमारा एग्रीमेंट। तो बच्चों एक बात यहां पर ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो रिटन में हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया कि एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनती है। इट मस्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सच एन एग्रीमेंट कैन ईदर बी ओरल और राइटिंग, दोनों तरह का हो सकता है। और जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या बताया जाता है? पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स बताए जाते हैं, ड्यूटीज बताई जाती हैं। और एक बात और लिखो यहां पर, जो कि रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन, ये भी लिख लेना, रिटन एग्रीमेंट आप among the partners, written agreement among the partners is called, क्या बोलते हैं बच्चों? जो रिटन एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन रिटन इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट में हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि रिटन में हो, एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, और जो एग्रीमेंट रिटन में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट शुड बी देयर। पार्टनरशिप आप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप किस लिए करोगे भाई? बिजनेस करने के लिए, एंड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। ठीक है, एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। ऐसा नहीं कि इलीगल बिजनेस कर लिया, चलो भी चलो हथियारों की तस्करी करेंगे, गलत बात है, ऐसा नहीं करना बच्चों। तो पार्टनरशिप लीगल होना चाहिए। ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड द पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे एक बिल्डिंग है, इसके 2 ओनर हैं, ए और बी, ये दोनों इसके मालिक हैं, और क्या करते हैं, इससे रेंट आता है 1 लाख रुपए, और इसको दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा, 50-50 हजार रुपए बांट लेते हैं। क्या ये पार्टनरशिप है? इज दिस अ पार्टनरशिप? यस सर। नहीं, यहाँ पर ये पार्टनरशिप नहीं है। कारण क्या नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट देयर, बिजनेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? दिस इज द ज्वाइंट ओनरशिप है, बस केवल ये दोनों ज्वाइंट ओनर है, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज गायब है? इंटेंशन होनी चाहिए पर प्रॉफिट की, वो तो है, लेकिन बिजनेस गायब है, तो इसलिए हम इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी 2 डॉक्टर्स हैं,
दोनों ने मिलकर के एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल ली, दोनों बैठ करके यहाँ पर जनता को सेवाएं देते हैं और दोनों यहाँ पर फ्री में देते हैं। क्या ये पार्टनरशिप है? नो सर। क्यों? यहाँ पर क्या गायब है? प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है यहाँ पर। तो इसको आप क्या बोलेंगे वैसे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे ना। चलिए नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी देयर। जो पार्टनरशिप का मेन एम होता है वो किस लिए होता है? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अगर इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप, बात कर चुके हैं। फर्दर, इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ही कैन नॉट बी कॉल्ड द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपना बिजनेस में प्रॉफिट लेने का राइट छोड़ दे तो हम उसको भी पार्टनरशिप में काउंट नहीं करेंगे। But it is not necessary that all partners should share the profit or loss also. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for losses. कई बार हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप बाय गारंटी होती है। पार्टनरशिप बाय गारंटी ये पूछ सकते हैं एक नंबर में, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को लॉस ना बियर करना पड़े? तो बिल्कुल हो सकता है। वो दो कंडीशन बताइए। एक तो माइनर कैन बी द पार्टनर बट ओनली फॉर बेनिफिट्स, वो लॉस में आपका भागीदार नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप बाय गारंटी है तो वहां पर भी पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर फर्म लॉस हो रही है तो वो लॉस बियर नहीं करेगा। आपने किसी पर्सन को अपने साथ एडमिट करा लिया, भाई तू मेरा पार्टनर बन जा, हम तुझे प्रॉफिट देंगे 10 लाख रुपए, वो कहता है प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप कहते हैं हम तुझे देंगे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो उस केस में ही विल बी द पार्टनर ओनली फॉर बेनिफिट्स, नॉट फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस रिलेशन होता है यहाँ पर पार्टनर्स का कैसा? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर एजेंट है, हर पार्टनर एज वेल एज द प्रिंसिपल। एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी है। एजेंट हम उसको कहते हैं क्योंकि जो दूसरे पार्टनर्स की बात मानेगा, और प्रिंसिपल उसको कहते हैं जो दूसरे पार्टनर से बात मनवाएगा अपनी। तो every partner is the principal as well as agent of the other partner. Business can be carried on by all or any of them acting for all. बात पहले भी हो चुकी है कि बिजनेस में सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस करने के लिए, या कोई भी एक काम करे वो दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट से बाउंड कर देगा, अपने एक्ट से बांध देगा। मगर मतलब है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के लिए कोई काम किया तो दूसरे पार्टनर्स को उसकी बात माननी पड़ेगी। चलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया है? यस। राइट्स क्या है पार्टनर्स के, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, सबसे पहले देखिएगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट। ये नोट करते हुए चलेंगे बच्चों आप लोग। हर पार्टनर को ये राइट है कि जो भी पार्टनर बनेगा वो दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर करेगा। अच्छा ये बताओ, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ये प्रॉफिट कमाया, इन्होंने बोरा भर के पैसा लेके आए, बी को बाहर बिठा दिया, ये तीनों ने आपस में शेयर कर लिया। बताओ ये इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? ये तो गलत बात हो गई है ना। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू गेट प्रॉफिट। सेकंड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को ये राइट है कि जो भी पार्टनर बन रहा है वो बिजनेस में, बिजनेस के लिए अपनी राय मशवरा देगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। थर्ड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द मैटर्स ऑफ द रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। हर पार्टनर को ये राइट है कि वो भी अपनी कंसल्टेंसी, अपनी राय रखे सामने। Every partner has a right to inspect the book of account and have a copy of the same. हर पार्टनर को ये राइट है कि जब वो चाहे वो फर्म की बुक्स चेक कर सकता है, और अगर चाहे तो एक कॉपी भी उसकी अपने पास में रख सकता है। लेकिन ये राइट हम माइनर पार्टनर से छीन लेते हैं। Every partner has a right to inspect the book and have a copy of the same. Every partner has a right to disallow the admission of a new partner. समझे बच्चों? कितने थे मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे बिजनेस में? 50 50 थे। 50 पार्टनर्स हमारे मैक्सिमम हैं।
49 पहले से हैं, इन्होंने कहा चलो भाई एक को और एडमिट कर लो 50वें को। अब उसमें से 49 जो पहले से हैं उसमें से 48 ने तो बोल दिया यस हम इसको एडमिट कर देते हैं, एक पार्टनर ने बोल दिया नो मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, हम मेरे को नहीं काम करना इसके साथ, तो उस केस में हम नए पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते। बाकी सभी कामों में मेजोरिटी के डिसीजन चलते हैं, लेकिन जब बात आएगी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की तो वहां पर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीड होने चाहिए। अगर किसी भी एक पार्टनर ने डिसअलाउ कर दिया एडमिशन के लिए तो नए पार्टनर का आप एडमिशन नहीं कर सकते। सर अगर 50 से ज्यादा हो गए तो? 50 से ज्यादा इलीगल हो जाएगा, हमारा कंपनीज एक्ट ही अलाउड नहीं करेगा, वो बोलेगा जाओ भाई ये पार्टनरशिप हम वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितने हैं 50 हैं। चलें आगे। Yes, sir. नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी पार्टनर बनता है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर होता है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा then he has a right to get interest on that loan at the rate of 6% per annum। ठीक है, एवरी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कुछ खर्चे करता है या कुछ पेमेंट करता है then he has a right to reimburse that amount from the firm। he has a right to be indemnified for the payments from the firm। भाई आप फर्म के काम से गए बॉम्बे, वहां पर फर्म का कैश आप उठा के नहीं ले गए, कोई डील साइन करनी थी और उस डील में आपको पेमेंट करनी थी 10 लाख रुपए की, आपने अपने पर्सनल चेक से पेमेंट कर दी। अब वापस आओगे फर्म में तो ऐसा थोड़ी कि आपका पर्सनल पैसा चला गया, वो 10 लाख रुपए जो आप अपनी पॉकेट से दे करके आए हो उसको आप वापस इंडेमनीफाई कर सकते हो, वापस ले सकते हो, किससे? फर्म से। ये आपका राइट है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो ये नहीं कि हमने उसे पकड़ के बांध लिया, नहीं भाई कैसे रिटायर हो जाएगा तू, हमारा पार्टनर है नहीं जाएगा हमें छोड़ के, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है देन ही हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। नेक्स्ट बच्चों जल्दी से इसको आप लोग पहले नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीजें रह गई हैं बच्चों, पहले वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पार्टनर किसे कहते हैं हम यहाँ पर, हु इज द पार्टनर? पार्टनर कौन होता है, फर्म कौन होती है और फर्म का नाम क्या होता है? तो पार्टनर की डेफिनेशन आप लिखेंगे, पर्सन्स individually in a firm are known as partners। पर्सन्स को इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली persons or partners collectively are known as the firm। और फर्म का नाम किसे कहते हैं? द नेम अंडर विच फर्म इज रनिंग इज कॉल्ड फर्म्स नेम। जिस नाम से आप फर्म चला रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? फर्म का नाम। राम, श्याम, मोहन, ये सब कौन है? इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स। कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाएगा? फर्म। और हमने इस फर्म का नाम रख दिया राम श्याम मोहन RSM प्राइवेट लिमिटेड या RSM, ठीक है, RSM फर्म। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज द फर्म्स नेम। नोट करो बच्चों, व्हाट इज पार्टनर, व्हाट इज फर्म, व्हाट इज फर्म्स नेम। नेचर ऑफ पार्टनरशिप का 1 नंबर में सवाल पूछा जा Yes, सकता है sir. कि क्या है?
तो दो बातें हैं बच्चों यहाँ पर, एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताते हैं और दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताते हैं। तो बच्चों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या मानते हैं कि पार्टनर एंड फर्म आर सेम। ठीक है, क्या कहेंगे आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनरशिप एंड फर्म आर सेम, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर्स एंड फर्म आर नॉट सेपरेट एंटिटी, ये अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं टू पे द थर्ड पार्टी लायबिलिटी, टू पे द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। बच्चों मैंने कहा ना 4-5 साल बाद आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जाएंगे, तो पता होना चाहिए आपको कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपका किसी के साथ बिजनेस चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कोई उधार है और आपकी फर्म के एसेट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं उस लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, तो कोर्ट आपसे आपके घर के एसेट्स भी निकलवा करके ले जाएगी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये है, ठीक। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं फिर से कह रहा हूं, बुक में को यहां पर आप रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, ये सोच करके पढ़ो कि कुछ दिनों बाद आपको 4 दोस्तों को मिलकर के एक पार्टनरशिप में एम्पायर खड़ा करना है। ठीक है, चलो। फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेट एंटिटी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि फर्म ने जो भी कमाया वो पार्टनर्स ने पैसा लगाया, तो यहां पर फर्म में पार्टनर्स का अलग अलग हिसाब किताब रखा जाएगा कि भाई इस पार्टनर को कितना पैसा देना है, इससे कितना पैसा लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पर, ये हमारे हो गए अलग अलग पार्टनर्स, ये हमारी हो गई फर्म। तो पार्टनर्स हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द फर्म। जो प्रॉफिट होगा वो कैसे पार्टनर्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम देखेंगे। चलिए, नोटेड? यस सर। ओके। हाँ जी, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट जरूरी है क्या कि रिटन में ही हो? ओरल हो सकता है क्या? यस, ओरल हो सकता है। एंड द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या डेफिनेशन है बच्चों? वो डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स का एग्रीमेंट रिटन में लिखा हुआ होता है, हम उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कितनी सिंपल बात है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। राइट द अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या लिखेंगे? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे। बच्चों 4 साल बाद आप एक एग्रीमेंट करते हैं, 4 दोस्त मिलकर के, आओ भाई चारों मित्र मिलकर के बैठते हैं, एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो जब वो एग्रीमेंट आप लेकर के बैठोगे, एक पेपर लेकर के बैठोगे, उस पेपर में आप क्या क्या टर्म्स और कंडीशन लिखोगे वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बच्चों क्या क्या लिखा जाएगा उसमें? सबसे पहले आप लिखेंगे नाम, कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके एड्रेस क्या हैं। फिर आप लिखोगे कि क्या बिजनेस करने जा रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस करने जा रहे हो उस बिजनेस का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द फर्म। ऐसा ही करोगे ना, पहले तो बात करोगे हाँ भाई ABCD 4 पार्टनर, इनके एड्रेस ये। फिर बात करोगे कि हमें बिजनेस करना है गारमेंट्स का, फिर लिखोगे हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा। फिर बात करेंगे कि कितना कितना पैसा कौन पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में,
उसके बाद बात करेंगे कि जो प्रॉफिट होगा बाद में, प्रॉफिट बिजनेस चलाने पर, वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो चलो आओ बच्चों एक बार देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मैं फिर से कह रहा हूं रटने के उद्देश्य से मत पढ़ना, मार्क्स के उद्देश्य से मत पढ़ो। ये सोचो कि एग्रीमेंट बनाना है 4 साल बाद पार्टनरशिप का, तो क्या क्या लिखोगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, सर ये टाइप एंड लिखना, नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ जी बोलिए। सर ये लिखना। हाँ ये नोट करते हुए चलेंगे आप लोग। फोर्थ, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट आपका कौन सा रहेगा, फिक्स्ड मेथड से फॉलो करेंगे या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, बाद में बताया जाएगा आपको। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो कितनी मिलेगी, पार्टनर्स की ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते तो कितने अमाउंट तक विड्रॉ कर सकते हैं, पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, पार्टनर्स को सैलरी कितनी मिलेंगी, पार्टनर्स गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, पार्टनर्स की अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगी फर्म के अंदर, ठीक है। अभी लिख लेना, मैं आगे बताऊंगा। फर्म के अकाउंट बनाने के क्या मेथड्स आप फॉलो करेंगे, अकाउंट्स को ऑडिट कैसे कराएंगे, मतलब बुक्स को कैसे चेक करवाएंगे अकाउंटेंट से, मोड ऑफ ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट का क्या रहेगा, कब से आप पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं ये आपको बताना है, कितने दिन बाद आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्या ड्यूरेशन है आपकी पार्टनरशिप फर्म की, वो आप लिखते हैं एग्रीमेंट में। यूजेस ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, ये एक लॉ है, क्या आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, वो आपको मेंशन करना होता है। बैंक अकाउंट किस तरीके से सेटल होंगे, किसके सिग्नेचरीज होंगे, कौन कौन पार्टनर साइन करेंगे, किसके नाम से चेक बनाए जाएंगे, ये सब लिखे जाएंगे। सर क्या ये रूल्स 16th आप, वाला क्या है, एक बार समझा दीजिए। हाँ 16th जी वाला, कौन सा, 16 16th वाला, यूजेस ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, ये एक लीगल केस है, ये एक कानून है, क्या हम इस लॉ को फॉलो करेंगे इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब है जब फर्म बंद हो जाती है उस केस में, क्या आप इसको फॉलो करेंगे, ये हमें देखना है। एक ओके, अगर आप एडमिशन करते हैं नए पार्टनर का तो क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये बताया जाएगा आपके एग्रीमेंट में। रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर बच्चों आपकी फर्म छोड़ करके जाता है तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे उसको पेमेंट करनी है, कैसे उसके अकाउंट सेटल करने हैं, किस तरीके से आपने उसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। अगर आपका झगड़ा हो गया, पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट आप कहाँ जाकर के करेंगे, ये सब भाई जब 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आपस में मिलकर के काम करते हैं तो आपस में डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो डिस्प्यूट्स का कैसे सेटलमेंट करेंगे वो भी आपको बताना होता है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसको नोट करिए। नेक्स्ट बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अभी हमने कहा था कि पार्टनरशिप डीड ओरल हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन डीड किसको नाम दिया था हमने, जो रिटन एग्रीमेंट होता था। तो हम कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड यानी कि जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। सबसे पहले क्योंकि लॉ ने ये कहा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, तो इसलिए हर फर्म को पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बना लो तो बेटर है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सेकंड, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके पास रिटर्न में है। Next, any dispute among the partnership may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to. ये नोट कर लीजिए बच्चों। एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों यदि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता। तो क्या होता है, फिर पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो हम उनको कैसे निपटाएं, कैसे उनका समाधान करें? तो हमारे पास में पार्टनर्स ने तो आपस में कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं, उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। अब उसका सोल्यूशन हमने कैसे देना है उनको? उसके लिए हमारे पास बच्चों रेडीली प्रोविजंस अवेलेबल हैं। तो क्या क्या प्रोविजंस अवेलेबल है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें काम कैसे करना है बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी पार्टनरशिप वाले चैप्टर में इन्हीं को फॉलो करते हुए हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया और उसमें 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो रहेगा 50%, 30%, 20%, 5:3:2, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उनमें आपस में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं। पार्टनर्स कहेंगे कि मैंने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया, मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। दूसरा पार्टनर कहेगा नहीं भाई, मेरे पास तो टेक्निकल नॉलेज थी, तुमने पैसा लगाया है तो क्या हुआ, मुझे भी बराबरी का हक है। तो उस केस में हमारा क्या रहेगा बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। ये ध्यान रखना कि अगर हमारा एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अनुसार प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट बच्चों कैसे डिवाइड करना है आपने? इक्वली। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस पार्टनर ने पैसा ज्यादा लगाया बिजनेस में, वो तो ऑब्वियसली डिमांड करेगा कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर उसको ऐसा लग रहा है तो जाओ जाकर के पहले एग्रीमेंट बनवा के ले आओ। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बच्चों ध्यान रखना कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसी तरह से बच्चों ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। दो अलग अलग बातें हैं, यहाँ पर अलाउड की बात हो रही है और यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है। अलाउड का मतलब है कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं अलाउ करेगी, नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज का मतलब है कि पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट फर्म नहीं लेगी। सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेंगी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन और रनिंग द फर्थ ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है बच्चों, तो लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट लेने का राइट है। और किस रेट से मिलेगा लोन के ऊपर इंटरेस्ट? थोड़ी देर पहले भी बताया था राइट्स में, 6% पर एनम। नेक्स्ट, एडमिशन के बारे में क्या बात हुई थी बच्चों थोड़ी देर पहले? कि अनटिल और अनलेस ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर एग्रीड, तब जब तक सभी पुराने पार्टनर्स तैयार ना हो जाएं तब तक हम नए पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या बताया गया था बच्चों आपको? कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स फर्म के अंदर? 50 बताया था। तो 49 पहले से हैं, 48 ने 50th पार्टनर के लिए यस बोल दिया और एक ने नो बोल दिया। तो इस 50वें पार्टनर का हम एडमिशन अपनी फर्म में नहीं करवा सकते। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हो गया। हाँ जी, हम बात कर रहे थे बच्चों, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो घूम फिर करके हमने पहुंचना कहां पर है? अपने अकाउंट्स पर ही पहुंचना है कि हमने क्या क्या अकाउंट बनाने हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जब आपने क्लास 11th में पढ़ी थी तो उसके लिए आप कौन कौन से अकाउंट बनाते थे बताओ बच्चों? क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, उसके लिए कौन कौन से खाते बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इससे पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते थे बताओगे? किसी को पता है? नहीं पता? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वेरी गुड। और उसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट बैलेंस शीट अकाउंट और बैलेंस शीट, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में हमने कौन से अकाउंट बनाने हैं? तो पार्टनरशिप के अंदर भी बच्चों पहले तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आपको वो आता है। ऐसे ही बोर्ड वाले भी मान रहे हैं, चिंता मत करो, बनवाएंगे नहीं आपसे ट्रेडिंग और P&L।
जब P&L आपने बना लिया, वहां से प्रॉफिट आपको मिल गया, तो उसके बाद पहले सोल प्रोपराइटर का पढ़ा था क्लास 11th में, जो भी प्रॉफिट हुआ एक सिंगल पर्सन का हो गया, अपना प्रॉफिट लेकर के वो आराम से बैठता है। लेकिन परेशानी आती है पार्टनरशिप में कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ, हमारे पास 12 पार्टनर्स हैं, उनमें कैसे उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं बच्चों, वो यहाँ पर वो मेन अकाउंट है पार्टनरशिप के अंदर, क्या कहलाता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या कहा बच्चों हमने यहाँ पर कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और अकाउंट बनाए जाते हैं कैपिटल अकाउंट, हर पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना, कि किसने कितना पैसा बिजनेस में डाला, उसको कितना प्रॉफिट मिला, कितनी सैलरी मिली, कितना उसने बिजनेस से निकाल लिया, कितना बिजनेस में बैलेंस है। तो ये सब हिसाब किताब रखने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट। तो आइए पहले बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जब नेचर की बात कहेंगे, तो बच्चों नेचर है इसका नॉमिनल अकाउंट। और बच्चों नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नोट करना। सेकंड, ये किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड थ्रू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, और इन ऑर्डर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, उससे आगे का पार्ट है ये। और जब आप इसकी शुरुआत करते हैं तो क्रेडिट में डालते हैं प्रॉफिट जो आपने P&L अकाउंट से कमाया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम्स है ये दोनों, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये दोनों इनकम है। और अभी आपने पढ़ा क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, इनकम क्रेडिट में जाएंगी। एंड इट इज डेबिटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या जाएगा, जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। क्या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, फर्म पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी, फर्म पार्टनर्स को सैलरी देगी, फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट देगी, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे डेबिट में आ जाएंगे। द बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस बचता है, हम उसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो जल्दी से बच्चों नोट करो, वापस समझाना है तो बताओ कोई पॉइंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनाते थे आप बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। और ये किससे शुरू होता था, ग्रॉस प्रॉफिट से। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप किसके बाद बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाएंगे। और ये किससे शुरुआत होगी इसकी, नेट प्रॉफिट से। बात समझ गए, याद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या भूल गए, याद है ना? यस सर। चलो, किस लिए बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए बनाते थे। हाँ सर। एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाते हो, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज नीदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस में क्या होता था, आपका शुरुआत होती थी ग्रॉस प्रॉफिट से और खत्म हो जाता था नेट प्रॉफिट पर। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी हो सकते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकते हैं। मतलब इसकी शुरुआत हम बच्चे लास्ट ईयर के प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, बचे हुए से। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज टू प्रॉफिट। जो भी खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो बच्चों, उन्हें हम कहते हैं चार्ज। चार्ज मतलब एक्सपेंसेस बोलते हैं हम उनको। लेकिन जो भी आइटम्स एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं आप, दे आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैं एक बार फिर से बताता हूं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर जो भी आइटम्स आप दिखाते हो वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे चार्ज होते हैं, खर्चे होते हैं। चार्ज का मतलब होता है कि प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस। यहां पर बोला ना चार्ज होते हैं, चार्ज का मतलब है ये एक्सपेंस होते हैं। इसका मतलब है दे आर प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको P&L के अंदर जो भी खर्चे हैं वो दिखाने ही पड़ते हैं। ये थोड़ी है कि वर्कर्स की सैलरी है, वो चार्ज है।
वो हमें देनी ही पड़ेगी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन के अंदर आइटम्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, वो तभी दिए जाएंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो रहा है तो हम नहीं देंगे। जैसे वर्कर्स की सैलरी तो चार्ज है, P&L में आती है, लेकिन पार्टनर्स की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, मतलब पार्टनर्स को सैलरी तभी दी जाएगी जब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, P&L अकाउंट जब आप बनाते हो तो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप डीड के आधार पर नहीं बनता। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहां पर सिर्फ एक आइटम है जो एग्रीमेंट के बेसिस पर आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। कि एग्रीमेंट में यदि बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, बच्चे क्या होता है, अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं होता तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता था 6%, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि 10% है तो 10% ही मिलेगा अगर एग्रीमेंट है तो। नेक्स्ट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आप मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उस ईयर के आपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंकर्ड किए हैं वो उसी अकाउंट में शो किए जाएंगे। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, ये हम फॉलो नहीं करते। चलो जल्दी से नोट कर लो और हो जाए तो मुझे बताओ।